A very good morning to all of you. Myself, Professor Yasir Beg from Sagar Institute of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering. Today we are going to discuss about a topic from the subject of engineering thermodynamics. The topic name is gas power cycles. This topic is in the third unit of the subject. We have already looked upon the first two subjects in our previous lectures. So let's begin our studies of gas power cycles. Introduction. An important application of thermodynamics is the analysis of power cycles, through which the energy absorbed as heat can be continuously converted into mechanical work. So let me explain about this thing. In engineering thermodynamics, what we study is we study that during a process, a complete cyclic process, we have already in our first two units have seen that what is a cyclic process. I mean, what do we call which processes do we call, and which processes fall under the category of being called as cyclic process. So we have already seen what a cyclic process is, and now I am telling you that there are cyclic processes available in practice which we can use to produce work, to produce mechanical work, to produce mechanical work while you provided the cycle at some point of time with energy. What I mean is कि आपने एक complete cycle ली थी. This was your cycle, some cycle, let's say on the PV diagram. तो इस साइकिल के दौरान पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, ये कंप्लीट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा था. यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल अंडरगो हो रही थी. एंड आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस साइकिल के कंप्लीट होने के दौरान किसी ना किसी रास्ते में, किसी ना किसी प्रोसेस के दौरान आपने क्या करा है, कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करी है इस सिस्टम को. और उस सिस्टम ने इसी साइकिल के किसी एक छोटे से पार्ट में, लाइक इस पार्ट में फॉर एग्जांपल, आपको जो है कोई वर्क सप्लाई करा होगा. Okay, so a power cycle is a cycle in which you provide the system with some thermal energy or heat, and the system returns you with the mechanical work. System आपको mechanical work देता है जो कि आपको in the form of shaft work या in the form of sliding piston भी मिलता है. Okay, so there are many such cycles, there are many such closed cycles that are available in nature, and that are being practiced all around the globe, on which various heat engines work. What do I mean by this? What I mean is कि कई सारे आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, कई सारे हीट इंजन्स हैं, कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं, कई सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो कि वर्क करती हैं क्लोज्ड साइकिल में, जो कि साइकिल एक किसी न किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है. थर्मोडायनेमिक साइकिल से अप्रॉक्सीमेटेडली रिप्रेजेंट कराया जा सकता है. एंड हमें इन साइकिल्स की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी मशीन को एज मच एज पॉसिबल आइडियल कंडीशंस पे रन करा सकें. वाई? जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इन ऑर्डर फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग साइकिल. हम जो है, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग साइकिल है, उस साइकिल की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं. अब एफिशिएंसी हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स में देखी थी. व्हाट वाज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी वाज दैट द थर्मल एफिशिएंसी वाज इक्वल टू द वर्क ऑब्टेन्ड, के साइकिल के दौरान आपको कितना वर्क मिल रहा है, डिवाइडेड बाय द हीट दैट यू आर सप्लाइंग. राइट, डिवाइडेड बाय द हीट यू वर सप्लाई. तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हम जो है साइकिल्स की स्टडी इसलिए करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि किसी साइकिल में से हम मैक्सिमम कितना वर्क आउटपुट बाहर निकाल सकते हैं
गिवन दैट उस साइकिल को सेम अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र करी गई हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्लासिफिकेशन ऑफ आवर साइकिल्स। तो जो भी साइकिल्स हैं, देर आर मैनी साइकिल्स दैट वी यूज़ इन प्रैक्टिस, वी विल later on see the names of such cycles, but classification means that we are now dividing those cycles under some particular categories। हम बताना चाह रहे हैं कि जो साइकिल्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे उनको किन किन आधार के ऊपर, किन किन टर्मिनोलॉजीज पे डिफ़र करा जाता है एक दूसरे से। तो सबसे पहली बात, द पर्पस ऑफ अ थर्मोडाइनमिक साइकिल इज ईदर टू प्रोड्यूस वर्क, जो कि हमने बात करी कि एक थर्मोडाइनमिक साइकिल का काम क्या है, या तो वो वर्क प्रोड्यूस करेगा या फिर इट प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेशन, यानी कि वो कूलिंग या रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करेगा। कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन में फ़र्क क्या है? कूलिंग मीन्स कि आपने सिर्फ टेम्परेचर को डिक्रीज करा हो, जबकि रेफ्रिजरेशन मीन्स कि आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करा और डिक्रीज करने के बाद उसी कम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा। तो अगर जो है आप इस तरीके का काम कर पा रहे हैं, टेम्परेचर को किसी सिस्टम के डिक्रीज कर पा रहे हैं और फिर उसको उस कम टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करके रख पा रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि आई प्रोड्यूस्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइकिल क्या कर सकती है, साइकिल कुड बी ईदर पावर प्रोड्यूसिंग, साइकिल ऐसी भी हो सकती है कि उस साइकिल के ऊपर कोई ऐसी मशीन वर्क कर रही हो जो कि मशीन पावर प्रोड्यूस कर रही हो, या फिर हो सकता है कि वो साइकिल इस तरह की साइकिल हो जो कि किस तरह की साइकिल हो, इस तरह की साइकिल हो जो कि पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है बल्कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है। वो आपको एक सिस्टम के टेम्परेचर को नीचे लेके जाती है और उस टेम्परेचर को फिर वहाँ पे मेंटेन करके रखती है। और रेफ्रिजरेशन के बाद एक और काम कर सकती है आपकी साइकिल, इट कुड पंप हीट। पंप हीट का मतलब ये कि हो सकता है कि आपको किसी जगह के ऊपर हीट की डिमांड है, तो आप उस सिस्टम को हीट कहीं और से लेकर आ रहे हैं या आप किसी और जगह से लेकर आ रहे हैं और इस जगह पे आप हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बीच में हीट पंप लगा लेंगे हम, ये हीट पंप HP। तो इस हीट पंप का काम क्या होगा? हीट पंप का काम होगा एक जगह से हीट लेकर आना, दूसरी जगह भेजना। अब आप कहेंगे कि सर तो फ़र्क क्या पड़ता है, अगर इसका टेम्परेचर हाई हो और इसका टेम्परेचर लो हो तो हम इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ना, हीट तो अपने आप फ्लो हो जाती है। हमने देखा है कि हीट तो ऑलरेडी फ्लो होती है अगर दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर दें और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, यस। बट अब मैं ये कह रहा हूँ कि इवन दो इसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है एंड इसका टेम्परेचर हाई नहीं है, इसका टेम्परेचर लो है, और आप एक लो टेम्परेचर बॉडी में से हीट निकाल करके एक हाई टेम्परेचर बॉडी में भेज सकते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस विच वी कॉल एज हीट पंप। तो ये दो तरीके की आपके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। वन इज हीट इंजन और पावर साइकिल जिसके अंदर आप पावर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एंड अनदर इज रेफ्रिजरेशन और हीट पंप जिसके अंदर आप या तो रेफ्रिजरेशन कर रहे होंगे या फिर आप हीट की पंपिंग कर रहे होंगे। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर है ना। मूविंग ऑन, नाउ देयर इज अ नोट हियर, राइट, कि एनी थर्मोडायनेमिक साइकिल इज एसेंशियली अ क्लोज्ड साइकिल, इज एसेंशियली अ क्लोज साइकिल। आपको पता होगा हमने क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल पढ़ी थी, या यहाँ पे उनका थोड़ा रिलेशन है, एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है। अ क्लोज साइकिल in which the working substance undergoes a series of processes and is always brought back to the initial state। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं क्लोज सिस्टम की तरह ये वर्क करेगा, क्लोज साइकिल की तरह वर्क करेगा। क्लोज साइकिल का मतलब ये कि इफ़ एक सिंगल साइकिल कंप्लीट होने के दौरान 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वही 4 प्रोसेसेस उन्हीं ऑर्डर में दोबारा रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट प्रोसेस एक्सपेंशन हो रहा है, देन आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, देन आपका कंप्रेशन हो रहा है, एंड देन आपका हीट एडिशन हो रहा है, तो ये चारों प्रोसेसेस इसी ऑर्डर में बार बार होते रहेंगे और वो साइकिल जो है अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट करती रहेगी। ओके, वो साइकिल अपने आप को एग्जैक्टली कंटिन्यूसली रिपीट करती रहेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को एसेंशियली एक क्लोज साइकिल होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है एंड एंडिंग पॉइंट कुछ और है। ओके, हाउएवर
सम ऑफ द पावर साइकिल्स ऑपरेट ऑन ओपन साइकिल्स। तो ये कह रहा है कुछ पावर साइकिल्स ऐसी होती हैं जो कि ओपन साइकिल पे ऑपरेट करती हैं। ओपन साइकिल का मतलब क्या? ओपन साइकिल का मतलब ये कि आप इनिशियली किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे और फाइनली किसी और पॉइंट पे स्टॉप कर रहे हैं, नहीं। ओपन साइकिल का मतलब ये नहीं है। ओपन साइकिल का मतलब ये कि आप जो है यहाँ से एक मीडियम लेते थे, जब साइकिल स्टार्ट होने वाली होती थी देन साइकिल किसी भी तरीके से अपना काम पूरा करती थी और आपने सिस्टम के एक दूसरे हिस्से से यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। जो भी प्रोडक्ट्स आए थे, एयर आई थी या गैस आई थी या वेपर आई थी, आपने उसको लिया, उसको यूटिलाइज करा एंड यूटिलाइज करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया एंड अगेन अब आपने नए नए एयर को अंदर सक करा ताकि जो है दोबारा काम हो सके। Okay, so such sort of cycles are called as open cycles. It means that the working substance is taken into the unit from the atmosphere at one end and is charged into the atmosphere after undergoing a series of processes at the other end. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करी कि हर बार आप क्या कर रहे हैं, हर बार आप एक नया वर्किंग मीडियम अंदर लेकर आते हैं सिस्टम में, उसको कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से गुजारते हैं एंड देन उसको आप वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ओके, तो द फॉलोइंग आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ हीट इंजन्स ऑपरेटिंग ऑन ओपन साइकिल। ये आपके दो तरीके की मेन पॉपुलर डिवाइसेस हैं जो कि हीट इंजन साइकिल्स पे वर्क करती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका पेट्रोल या डीजल इंजन। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जितनी भी आपकी रोड्स पे गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि पेट्रोल गाड़ियाँ हैं या डीजल गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जो भी इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करते हैं एंड वो साइकिल जो है वो साइकिल आपकी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है या फिर एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है या फिर एक गैस साइकिल है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन विच द एयर एंड फ्यूल आर टेकन इनटू द इंजन फ्रॉम अ फ्यूल टैंक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर एग्जॉस्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी कि ये कह रहे हैं कि पेट्रोल एंड डीजल इंजन इस तरीके की गाड़ियां हैं कि इसमें हर बार एक नया एयर और नई फ्यूल को लिया जाता है फ्यूल टैंक्स में से, और फिर जो है जब बर्निंग हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर जो कंबशन होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं उन एग्जॉस्ट गैसेस को अपन एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टीम लोकोमोटिव्स। स्टीम लोकोमोटिव्स का मतलब पुरानी ज़माने में जो ट्रेन्स चलती थी, स्टीम इंजन्स जो चलते थे, उसमें क्या करा जाता था, उसमें एक बॉयलर होता था। बॉयलर के अंदर जो है आप क्या करते थे, आप स्टीम को बॉयल करते थे, यानी कि आप पानी को बॉयल करते थे और स्टीम प्रोड्यूस करते थे। फिर वो स्टीम जाती थी एक दूसरे डिवाइस के अंदर और वो स्टीम जा करके किसी शाफ्ट को रोटेट करती थी या पिस्टन को रेसिप्रोकेट कराती थी और जो है उसके ज़रिए आपको मैकेनिकल वर्क मिलता था। यही लिखा है कि एक बॉयलर के अंदर से वाटर को लिया जाता था एंड देन जो है एक टैंक से लिया जाता था सॉरी एंड एक बॉयलर के अंदर लेकर के उसकी स्टीम को बनाया जाता था। ठीक है, एंड अगेन उस स्टीम को वापस जो है आप एटमॉस्फेयर में देन छोड़ दिया करते थे और आप नया पानी लेकर के दोबारा जो है स्टीम जनरेट कर रहे होते थे। राइट, तो ये भी जो है एक तरीके की ओपन साइकिल्स हैं। देन नेक्स्ट, द नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं उनको अगेन दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करा गया है। अभी तो आपने ये कह दिया था कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक हीट इंजन होंगे यानी कि एक पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होंगे या फिर एक जो है आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल्स होंगे। अब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल्स को ही मैंने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करा है। दीज आर पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। देखिए यहाँ पे भी पावर साइकिल लिखा है, यहाँ भी पावर साइकिल लिखा है। तो ये दो वेराइटी ऑफ पावर साइकिल्स हैं। एक क्या है, एक है जब आपका वर्किंग फ्लूइड किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, और दूसरा क्या है जब आपका वर्किंग फ्लूइड किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, वेपर और गैस फॉर्म से क्या मतलब है, वेपर और गैस फॉर्म से मतलब है दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेपर फॉर्म दैट मीन्स दैट द सिस्टम विल बी अंडर गोइंग द फेज चेंज प्रोसेस। व्हाट आई मीन इज कि जो भी आपका वर्किंग मीडियम है, जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड है, वो अंदर जाने के बाद इधर लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में आएगा या फिर सॉलिड स्टेट से गैशियस लिक्विड स्टेट में आएगा। जिस तरीके से भी आए वो अपनी सॉलिड लिक्विड गैस इन तीन में से कोई दो या दो से ज़्यादा फेजेस के अंदर आपको पूरे सिस्टम के दौरान मिलेगा। इसीलिए इस तरीके की कंप्लीट साइकिल को हम क्या कहते हैं, वेपर साइकिल कहते हैं, वेपर पावर साइकिल। ओके, एंड जो दूसरा इसका ओपोनेंट है वो है गैस पावर साइकिल, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे यूनिट का भी जो यही नाम है, गैस पावर साइकिल।
गैस पावर साइकिल के अंदर हम बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरीके की साइकिल्स होती हैं जिसके ऊपर वो हीट इंजन रन कर रहे हैं, जिन हीट इंजन्स के अंदर जो आप वर्किंग फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं वो वर्किंग फ्लूइड डज नॉट अंडरगो एनी फेज चेंज, इसका कोई फेज चेंज नहीं होगा, यानी कि ये लिक्विड यानी कि ये गैशियस फेज के अंदर ही इसने एंट्री करी थी। थ्रू आउट ऑफ द प्रोसेसेस इट विल स्टे एंड इट विल रिमेन इन इट्स गैशियस फॉर्म एंड देन इट विल गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ओके, so these are the two varieties. I think this is clear, आपको ये याद रखना है, one is vapor power cycle and another is gas power cycle. Moving on, there is a new note कि in the thermodynamic analysis of power cycles our chief interest lies in the estimating the energy conversion efficiency। यही बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी कि हम जब भी थर्मोडायनेमिक एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी पावर साइकिल का, तो हमें मेन किस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, हमारा चीफ इंटरेस्ट रहता है इस चीज़ में कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कितनी एनर्जी का कन्वर्जन हो पाया और कितनी एफिशिएंटली ये कन्वर्जन हो पाया, यानी कि आपने जो अमाउंट में हीट दी थी इस सिस्टम को, उस हीट में से कितने हिस्से को इसने एक्चुअली पावर में प्रोड्यूस कर लिया, एक्चुअली वर्क डन कर लिया। ठीक है, तो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन और वी कुड कॉल इट एज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, तो यहीं वही लिखा है कि द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डिलीवर्ड। दिस इज नॉट नेटवर्क, इट इज नेट वर्क। नेट एक अलग वर्ड है एंड वर्क एक अलग वर्ड है। तो द रेशियो ऑफ द नेट वर्क डिलीवर्ड टू द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एज हीट। ठीक है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एज हीट। मूविंग ऑन, नाउ एनालिसिस ऑफ दीज साइकिल्स। अब जब भी हमारे सामने इस तरीके की साइकिल आ जाए तो हमें उनका एनालिसिस करना होगा। तो नाउ इन एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस हम किस तरीके का एनालिसिस करेंगे, एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस। इससे मतलब क्या है, जब भी आप दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक रियल एनालिसिस एंड एक एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस। तो अभी जो है आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ माननी पड़ेंगी और हम उन अजम्पशंस को स्टैंडर्ड मान करके किसी भी साइकिल का एनालिसिस करेंगे। अदरवाइज अगर हम रियल साइकिल का एनालिसिस करने जाएंगे तो उसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस फॉलो कर रही होती हैं और हम जो है उनका एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। इसीलिए अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करने के लिए हमने कुछ चीज़ों को अज्यूम करना होगा और उन चीज़ों को स्टैंडर्ड मानना होगा। राइट, तो आप कह रहे हैं कि हम कैसी एनालिसिस करेंगे, हम करेंगे एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस। और एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस के लिए हमें कुछ जो है अजम्पशंस मानने होंगे। ये अजम्पशंस मैंने यहाँ मेंशन करके रखे हैं कि ये कुछ अजम्पशंस होंगे जो कि हमें लेने पड़ेंगे अगर हम किसी साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट अजम्पशन इज द वर्किंग सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एयर एंड बिहेव्स एज अ परफेक्ट गैस। यानी कि द वर्किंग सब्सटेंस जो भी उस इंजन के अंदर जो भी गैस आई है या जो भी लिक्विड आया है या जो भी वेपर आया है, जो भी आया है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सिस्टम के अंदर वर्किंग फ्लूइड आया है या वर्किंग सब्सटेंस आया है उसका मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके मास के अंदर थ्रू आउट द साइकिल कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस 1 से गुजर रहा था तो मास कुछ और था, प्रोसेस 2 से गुजर रहा था तो मास कुछ और था। ओके, तो यहाँ पे आप मास बैलेंसिंग लेके चलेंगे ऑफ एयर। ठीक है, फिक्स्ड मास ऑफ एयर एंड बिहेव्स एज अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट गैस का मतलब होता है जो कि आपकी परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉलो करे। परफेक्ट गैस इक्वेशन बचपन में हमने पढ़ी थी, क्या होती है, परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू MRT। अगर आपको याद नहीं था तो यू शुड बी अशेम्ड कि PV इज इक्वल्स टू NRT या PV इज इक्वल्स टू MRT। ठीक है, ये मेरा माउस बहुत ही ख़राब चल रहा है, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, बट आई थिंक आई एम डूइंग इनफ जस्टिस, राइट, फिर भी मैं बहुत अच्छा लिख पा रहा हूँ। तो PV इज इक्वल्स टू MRT या PV इज इक्वल्स टू NRT, आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है बचपन के अंदर। तो वो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन अगर कोई गैस फॉलो करती है तो उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, और अदरवाइज ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती है तो हम उसे कहते हैं रियल गैस। आइडियल गैस होने के लिए दो अजम्पशंस चाहिए होते हैं, एक तो ये कि उसका वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो, सॉरी, रियल गैस होने के लिए दो अजम्पशन चाहिए होते हैं
कि भाई एक तो वॉल्यूम उसका कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज आप जब उसको वॉल्यूम को कम 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 करते जाएंगे और अगर सिस्टम के अंदर कोई भी मास अवेलेबल है तो वो सबसे कम वॉल्यूम भी एटलीस्ट अपने मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के बराबर तो वॉल्यूम रखेगा, राइट। तो ये एक रियल गैस की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस वॉल्यूम को बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही ज़ीरो बनाया जा सकता है अगर प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई करा जाए। तो ये हम आइडियल गैस के अंदर अजम्पशन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या अजम्पशन लेनी होगी, आपको ये अजम्पशन लेनी होगी कि आइडियल गैस है, ठीक है। द क्लोज सिस्टम इज कंसिडर्ड विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, और आपको ये मानना होगा कि एक क्लोज सिस्टम है जो कि साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ओके। एंड देयर आर नो इनटेक्स एंड एग्जॉस्ट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बार बार नई एयर या नया फ्यूल अंदर नहीं लिया जा रहा है और बार बार धुएं को बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जो आप एयर लेते हैं या जो आप एयर फ्यूल मिक्सचर लेते हैं वो जब भी अपनी प्रोसेसेस पूरी कर देता है तो जो एग्जॉस्ट निकल रहे होते हैं उसी को ही आप वापस से अंदर डाल देते हैं इंजन के, ठीक है। सम हाउ आप कह रहे हैं कि जादुई तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज वापस, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी वापस इनिशियल प्रॉपर्टीज की तरह हो जाती हैं, ओके, और आप उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक आपका अजम्पशन रहेगा, आप ये कह रहे हैं कि हर बार हम नया फ्यूल अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। देन second assumption is the combustion process is replaced by an equivalent heat addition process from an external source। अब जो हीट अंदर ऐड कराई जा रही थी वो हीट किस तरह से ऐड कराई जा रही थी, आप ये कहेंगे कि सर हमने फ्यूल डाला था गाड़ी के इंजन के अंदर जो कि फ्यूल बर्न हो रहा था और बर्न होने की वजह से अंदर हीट प्रोवाइड कर रहा था, बट ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं मानना है, आपको मानना है कि जो कंबशन प्रोसेस है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसको मतलब अंदर आग नहीं जली है, आग ने उस प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया। किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया, बाय एन इक्विवेलेंट हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि आपने ये कहा कि हमने जितनी हीट वो फ्यूल बर्न होकर के प्रोवाइड करता उतनी हीट हमने उस सब्सटेंस को अलग से एक हीटिंग मीडियम, एक हीटिंग सोर्स लगा करके प्रोवाइड कर दी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, एक अलग से सोर्स लगा करके वो हीट उतने ही अमाउंट में हीट हमने प्रोवाइड कर दी, ओके। दस देयर इज नो चेंज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, ठीक। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपके कोई भी केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया है, जो कि हमारी यहाँ पे अजम्पशन वन था। मैंने क्या कहा था कि आप उसी को ही दोबारा यूज़ कर रहे हैं, जबकि अगर आप रियल साइकिल में देखेंगे, रियल साइकिल में केमिकल कंबशन हो चुका है और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है ना। लेकिन जो है आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम ये मानेंगे ही नहीं कि एग्जॉस्ट प्रोडक्ट बन गए, हम ये मान के चलेंगे कि उसी धुएं को समहाउ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया था और हमने उसको वापस इंजन में दोबारा भेज दिया था। और अब ये यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि उसमें आप ये अजम्पशन क्यों लेंगे, आप ये अजम्पशन इसलिए लेंगे क्योंकि आप ये मानेंगे कि हमने जो उसके अंदर जो फ्यूल था उस फ्यूल को बर्न नहीं करा है, बल्कि उस फ्यूल को किसी तरीके से हीट सप्लाई करी थी इक्विवेलेंट अमाउंट में, जितने अमाउंट में वो बर्न होकर के हीट प्रोवाइड करता उतने ही अमाउंट में हमने उसे हीट अलग से सप्लाई कर दी ताकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया हो, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड assumption is there is no exhaust process, कोई अलग से एग्जॉस्ट प्रोसेस नहीं रहेगा, हीट रिजेक्शन जो है वो आपका नॉर्मली प्रोसेस के अंदर हो रहा होगा, कोई ऐसा प्रोसेस कंप्लीट साइकिल के दौरान नहीं आएगा जिस प्रोसेस को आप आइडल रख के आप ये कह रहे हो कि अरे रुक जाओ इस प्रोसेस के अंदर तो मैं खाली जो मेरा फ्यूल था वो बर्न हो गया है, अब उसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं माना जाएगा, रादर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट करने के ज़रिए से हीट को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि आपने ये मान लिया है कि जो वो गर्म हुई थी आपकी गैसेस, उन गैसेस को आपने किसी तरीके से उनकी हीट को रिलीज़ कर दिया है, कैसे रिजेक्ट करा करके एक दूसरे सिंक को उससे कनेक्ट करके। आपको मालूम है ना, एक सिंक को कनेक्ट कर देते हैं तो सिस्टम जो है वो हीट उस सिंक की तरफ देने लगता है, तो आपने उसे कनेक्ट कर दिया एंड ये उस तरफ पूरी हीट चली गई, ओके। देन मूविंग ऑन इज नेक्स्ट assumption is compression and expansion process in the cycles are considered to be reversible adiabatic, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो साइकिल है उस साइकिल के दौरान क्या हुआ है, उस साइकिल के दौरान ये हुआ है कि आपका जो कंप्रेशन प्रोसेस था और जो एक्सपेंशन प्रोसेस था वो कम्प्लीटली एडियाबैटिक रहा है, यानी कि वो इतना तेज़ी से वो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन हो गया था, इतना तेज़ी से प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन हो गया था कि आपको टाइम ही नहीं मिला कुछ हीट रिजेक्ट करने का, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट
फाइनल, द स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ एयर डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, यानी कि जो एयर की हीट टेकिंग कैपेसिटी है, अपनी टेम्परेचर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी विद चेंज इन टेम्परेचर्स। ओके, तो ये कुछ assumptions हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं in order to consider that your cycle is an air standard cycle. Finally, there are many air standard cycles that we use in practice. कई सारी cycles हैं जिनको हम use करते हैं and हम पढ़ेंगे आगे हमारे कुछ lectures के अंदर। सबसे पहली है कार्नोट साइकिल, ये सबसे फेमस साइकिल है और ये हमारी आइडियल साइकिल है, यानी कि इस साइकिल के ऊपर आज तक कोई गाड़ी या कोई इंजन नहीं बन पाया है। ठीक है, कार्नोट साइकिल। It is going to be consisting of two processes which are going to be isothermal and two processes which will be adiabatic। दो processes इसमें थर्मल isothermal रहेंगे, दो adiabatic रहेंगे। देन आपका आएगा एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। आपके पेट्रोल इंजन जो हैं वो इसी साइकिल के ऊपर वर्क करते हैं, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के ऊपर। इसके अंदर भी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आपका एडियाबैटिक रहेगा, जबकि हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन आपका आइसोकोरिक रहेगा, यानी कि कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा। देन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, डीजल साइकिल भी जो है वो आपके नाम ही बता रहा है कि किस तरीके के इंजन में चलती है, डीजल इंजन के अंदर चलती है। और ये साइकिल भी हम स्टडी करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस साइकिल के अंदर कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो 4 प्रोसेसेस होते हैं, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन अगेन विल बी एडियाबैटिक एंड हीट एडिशन विल बी आइसोबारिक, द प्रेशर विल बी नॉट चेंजिंग एंड द हीट रिजेक्शन विल बी आइसोकोरिक। Okay, then there will be some other cycles which are not so much popular, but still they are in the subject and they have a history, so we will be studying those cycles that are Stirling cycle, Ericsson cycle, Atkinson cycle, Lenore cycle and Brayton cycle। Brayton cycle is used as a simple gas turbine। Brayton cycle ही actually हमारी aircrafts में use होती है, aircrafts के अंदर यही use होती है। Okay, so I think these are the cycles that we will be studying in our future lectures। I think that's enough for the introduction, and I will be waiting for all of you in the discussion session। Okay, I hope that you will benefit from this video and we will be having good discussion over these topics। Okay, thank you very much for today।